एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है? अभी एक आर्टिकल आया था इस मामले में कि जब से हम इसको शुगर केन को एथेनॉल के लिए हम प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं तो शुगर सिक्योरिटी में समस्या आएगी। बहुत सारी गाड़ियां ईवी आ रही हैं अभी, जी सर। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे जी सर। इंडिया में, क्यों? यूक्रेन और रशिया के बीच में इस्तांबुल में जाके टॉक्स हुए तो उसमें मिस्टर पुतिन नहीं आए, अटेंड नहीं किया। जी सर। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? फ्यूचर में कौन सा फ्यूल ज्यादा कमर्शियली वायबल होगा इंडिया में? May I come in, sir? Rahul, please come over. Good afternoon, sir. Yeah, please be seated. You are from Chhindwara. Yes, sir. Who are the eminent personalities from Chhindwara? Sir, Kamal Nath is famous. Sir, can I give my interview in Hindi? आप हिंदी बोलना चाहते हैं? Yes, आप बिल्कुल बोलें। आप जो माइंड बना लिया फिर वहां पर यहाँ हिंदी दे करके वहां अंग्रेजी मत बोलिएगा भैया करके। जी सर। जी हाँ, बताएं। सर, कमलनाथ जी फेमस है एक हमारे छिंदवाड़ा से। जी हाँ। इसके अलावा सर नेशनल लेवल में शायद मैं मिस कर रहा हूँ कुछ पर्सनैलिटीज जो छिंदवाड़ा से हो। कौन? मतलब सर मुझे याद नहीं आ पा रहा है कोई फेमस पर्सनैलिटी छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में से कमलनाथ जी हैं जो कि एक जमाने में सेंट्रल मिनिस्टर थे और अब जी फिर सर। मुख्यमंत्री रहे। जी सर। ठीक है। तो छिंदवाड़ा किस के लिए फेमस है? सर कौन सिटी के नाम से भी जाना जाता है छिंदवाड़ा। कौन सिटी, मक्के की खेती। मक्के की खेती, ठीक है। जी सर। हाँ। और कुछ टूरिस्ट साइट्स है। एक पातालकोट नाम की जगह भी है वहाँ पे पास में, जहाँ पे भरिया ट्राइब्स, भरिया पीवीटीजीज रहते हैं। तो सर वहाँ पे एक पीवीटीजीज, ये क्या हुआ? सर ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है। अच्छा, पीवीटीज तो आपने, ठीक है। हाँ। जी सर। हाँ। तो सर वो जो भरिया ट्राइब्स हैं उनमें सबसे पहले उन्हें फॉरेस्ट राइट्स मिले थे FRA 2006 के अंडर। ठीक है। इसके अलावा सर वहाँ पे पास ही में ऑरेंज की भी काफ़ी खेती होती है। तो वो ऑरेंज सिटी नागपुर में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट छिंदवाड़ा से जाता है ऑरेंजेस का। अच्छा, सब ये सीमावर्ती एरिया है। जी सर। ठीक है। इसके अलावा सर वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन ट्राइबल है और वो सतपुड़ा रेंजेस में स्थित है छिंदवाड़ा। तो काफ़ी फॉरेस्ट रिच एरिया है और नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क भी पास ही में है वहाँ पेन से। नेशनल पार्क वहाँ जी पर। सर। और कुछ? एक तामिया नाम की टूरिस्ट साइट भी है वहाँ पे पास ही में। इसके अलावा सर आई गेस इससे ज़्यादा और अच्छा, आपने लिखा है खास करके कि आपने बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है। जी सर। आप बायोफ्यूल्स के विषय में जानते हैं? जी सर। मेरे बड़े भैया का एक बायोफ्यूल से रिलेटेड स्टार्टअप भी है। बायोफ्यूल्स जो वो भी इंजीनियर हैं वो? या जी सर, वो भी IIT दिल्ली से एमटेक ग्रेजुएट है। एमटेक है वहाँ? जी सर। ठीक है। किसमें किया है? साइंस में किया? एमटेक, सॉरी केम- एमटेक किया है, केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। हाँ, तो जी सर। बायोफ्यूल्स के बारे में क्या जानते हैं? सर जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनसे अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे इथेनॉल है जो कि पेट्रोल में या फिर डीजल में मिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस है जो एक प्रकार से CNG ही है, जो कई जैसे शुगर केन मोलेसेस या फिर नेपियर ग्रास और ऐसे अन्य काफ़ी सारे बायोलॉजिकल सोर्सेज है, बायो वेस्ट है, उनसे ये गैस बनाई जा सकती है। और कोशिश है कि और भी कुछ फ्यूल्स बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली अब इथेनॉल का प्रयोग क्रमानुसार ये पेट्रोल डीजल के लिए किया जा रहा है, उसमें मिक्स करके क्या कहते हैं एथेनॉल ऐसा मिक्स किया जा रहा है। जी सर। उसका क्या इम्पैक्ट होगा लोकल इंडस्ट्री पर या शुगर इंडस्ट्री पर? क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उसके बारे में क्या कोई कंसर्न रेज किया जा रहा है? सर इथेनॉल किस जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर सीरियल्स और फूड सोर्सेज से इथेनॉल बन रहा है तो उसका एग्रीकल्चर में और फूड सिक्योरिटी में इम्पैक्ट होगा। मगर वेस्ट जैसे कि शुगर वेस्ट से बन रहा है इथेनॉल,
तो शुगर फैक्ट्रीज को भी अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का वो मिलेगा, मतलब वो फ़ायदा उनका बढ़ेगा, और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर की, मतलब उसमें कोई आपदा नहीं आएगी। और अगर थर्ड जनरेशन जैसे एल्गाई और जो वेस्ट से अलावा और भी चीज़ें हैं, एल्गाई से अगर बना सकते हैं इथेनॉल, तो वो भी इकोनॉमी को सहायता करेगा और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज? यस सर, मैं मोस्टली पढ़ता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता कौन है। सा अखबार पढ़ते हैं? द हिंदू पढ़ता हूँ सर। ठीक है। अभी एक आर्टिकल आया था इस मामले में कि जब से हम इसको शुगर केन को एथनॉल के लिए हम प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं, तो शुगर सिक्योरिटी में समस्या आएगी। जी सर, वो फर्स्ट जनरेशन में इथेनॉल प्रोडक्शन होगा, इसीलिए जो शुगर केन है वो डाइवर्ट हो जा रहा है इथेनॉल बनाने में। इसीलिए सरकार ने अभी सेकंड जनरेशन में ध्यान देना, मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सरकार, ताकि जो फूड वेस्ट है, जो मोलेसिस और अन्य जो वेस्ट निकल रहे हैं, उससे इथेनॉल बनाया जाए, ना कि डायरेक्ट शुगर केन से। राइट, थैंक यू सर। ओके राहुल, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कल्चरल फेस्ट यस सर। एक्टिविटी हेड रहे हैं, यस सर। ये क्या था, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताएं। सर, आईआईटी दिल्ली का कल्चरल फेस्ट रॉन्डेवू में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन्यू था, जिसमें 4 दिन तक के अलग अलग इवेंट्स होने थे। उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सुपरवाइज करना मेरा काम था। तो ये कितने दिन तक चला? ये 4 दिन का इवेंट था सर। वहाँ पे मल्टीपल इसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने में आए? सर, कुछ जो हमें पासेस, डिजिटल पासेस का हम यूज़ कर रहे थे, उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया था, तो कॉपी बन जा रही थी पासेस की। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, उसमें कुछ लोग फेक पासेस के साथ अंदर चले गए। ये स्टूडेंट्स थे कि कोई और बाहर के लोग थे? दोनों थे सर, स्टूडेंट्स भी थे और कुछ बाहर के लोग भी थे। तो बाहर के लोग तो तभी आएंगे कि जब आप ही के कोई लोग उनको जी तरीका सर। बताएंगे कि कैसे आ सकते जी हैं। सर, जी सर। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनके कनेक्शंस थे जो चेक करते हैं पासेस को, तो उन्होंने खुद ने फेक पास रखे और कनेक्शंस के थ्रू अंदर चले गए बिना स्कैन कराए अपने पास, और उनके दोस्तों को उन्होंने असली पास दे दिया और वो भी अंदर चले गए। इसका इफेक्ट ये हुआ कि कुछ लोग जिनके पास लेजिट पासेस थे, वो बाहर रह गए क्योंकि वेन्यू पूरा भर चुका था। तो उन्हें समझाना काफ़ी कठिन काम हो गया था, और मेरे जो सीनियर्स थे वो सारे इवेंट में थे, और मैं और मेरे कुछ दोस्त ही अकेले बाहर थे। ये कौन सी ईयर की बात है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? किसमें? मैं सेकेंड ईयर में। सेकंड ईयर में थे। अच्छा, ओके। कभी सोचा होगा आपने कोई आपकी वीकनेस होगी उसके बारे में? नोबडी इज परफेक्ट, कुछ तो होगा जी ऐसा जो आप सर। सोचते हैं कि उसको मुझे इम्प्रूव करना है। जी सर। ऐसी क्या चीज़ है वो? सर, मैं अगर इम्पेशेंट हो जाता हूँ, अगर चीज़ें इफ़िशियंसी से नहीं होती है, अगर सर जैसे मैं अभी अपने भैया के साथ स्टार्टअप में भी थोड़ा उनकी सहायता कर रहा था, तो कभी डिले हो रहे हैं, ये सब रियल लाइफ में इश्यूज होते ही है, मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ। सेकंड थिंग इज़ डेलीगेशन और हेल्प मांगने में भी मैं थोड़ा झिझकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर काम मैं खुद से ही कर लूँ, मगर ये दोनों चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी पब्लिक लाइफ में। हेल्प मांगने का मतलब इसमें हेजिटेशन होती है आपको? फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर आज टाई नहीं होती और मैं किसी और कैंडिडेट से टाई मांग लेता कि आपकी टाई दे सकते हैं क्या इंटरव्यू के लिए, मैं जनरली सोचता हूँ कि क्यों ही किसी को परेशान करना, और शायद मैं बिना टाई के भी काम चला सकता हूँ आज। मैं इसलिए थोड़ा हेल्प झिझकता तो हूँ। जीवन में उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। जी सर। कोई ऐसा इंसान नहीं है, हाउस होल्ड नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो दूसरे से हेल्प ना लेता हो। हेल्प ना लेना, सबसे पहला तो ये एक निशानी होती है कि कहीं ईगो है। ईगो का इशू नहीं है शायद। ईगो ही होता है तो आदमी दूसरे से हेल्प नहीं लेना चाहता, और जबकि हेल्प सबको लगती है। बिल्कुल सर, हेल्प के बिना तो सोसाइटी में काम करना। आप अभी आए होंगे तो किसी ऑटो से या किसी कैब से या किसी मेट्रो से आए होंगे, तो आपने हेल्प नहीं ली क्या उस ऑटो वाले की या कैब वाले की? जी सर। आपने कपड़े प्रेस करके पहने हुए, तो किसी प्रेस वाले ने प्रेस की होगी, हेल्प ली है। जी सर।
तो हेल्प लेना ये मतलब थोड़ी है कि आप बिना पैसे के बोलेंगे उसको हेल्प है और बाकी हेल्प नहीं है। हेल्प मीन्स हेल्प। और ये कहीं ना कहीं हेजिटेशन खुद को अंदर को रोकती है कि साहब मैं मांगूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मांगिए। कंट्रीज भी मांगती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो लोन मांगते तो हेल्प नहीं है। जी सर, तो आज से कटना है कि हेल्प कि मैं कैसे ना मांगूं। बिल्कुल सर। अच्छा, एनीवे तो स्ट्रैटेजी क्या है आपकी इम्प्रूव करने की कि साहब मैं जो आपने वीकनेस बताई है आपकी उसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे डेलीगेशन को? सर डेलीगेशन पहले तो सर टीममेट्स और साथ में जो अपने सुपीरियर या इन्फीरियर जो भी है उनके वीकनेस स्ट्रेंथ समझ के और थोड़ा अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके उनसे वो भी एक काइंड ऑफ हेल्प ही है। अगर डेलीगेशन भी डेलीगेशन इज अ ड्यूटी। आप कल को कमांडेंट बनेंगे, आपको भी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस होगा या 8 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस होगा। जी सर। असिस्टेंट कमांडेंट का भी 8 से 5 तक होगा, जो डीजी साहब होंगे उनका भी 8 से 5 तक का होगा। तो सबका काम तो नहीं कर सकते वो, हर एक आदमी अपना काम करता है, बाकी काम डेलीगेट होता है। तो डेलीगेट तो नेसेसिटी है और उसमें हेल्प मांगने की कोई बात ही नहीं है, ना कोई फ्रेंडली रिलेशन बनाने की बात है। जी सर, कॉर्पोरेट सेटिंग या फिर ऐसे ऑफिशियल सेटिंग में बिल्कुल ये हेल्प की बात नहीं है, ड्यूटी की बात है कि ये आप तो ड्यूटी है और ये आपका एज ए लीडर फर्ज बनता है कि अपने जूनियर को ट्रेन करें ताकि वो काम बखूबी निभा सके आपके सुपरविजन में। जवाबदारी आपकी रहेगी। हाउएवर जी सर, तो इसमें डेली इस क्षेत्र में बिल्कुल मुझे काम करने की ज़रूरत है, डेलीगेशन और हेल्प मांगने के क्षेत्र। एक अब पहले आपने और भी कुछ कहा था, एक उससे पहले भी आपने कही थी, डेलीगेशन था, हेल्प था, एक और था इम्पेशेंट होना। जी सर। तो इम्पेशेंट उसके लिए क्या कर रहे हो आप? सर अडेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा इस चीज़ से और आदत में आना पड़ेगा कि काम हमेशा अपनी मर्जी के हिसाब से, सॉरी मर्जी नहीं मतलब टाइमली चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टाइमली हो, कभी कभी चीज़ें अटक जाती है सामने रियलिटी समझनी होगी जी आपको। रियलिटी समझ। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच में इस्तांबुल टॉक्स हुए, इस्तांबुल में जाके टॉक्स हुए। जी सर। तो उसमें मिस्टर पुतिन नहीं आए, जी अटेंड नहीं किया। जी सर। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सर पूरे प्रोसेस के ऊपर? सर वन वे टॉक्स या फिर सिर्फ एक ही पार्टी किसी भी डेलीगेशन में, सॉरी किसी भी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है तो दूसरी पार्टी तो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। उनके जो कंसर्न्स है, नहीं, उनको रिप्रेजेंट किया उनकी डेलीगेशन ने, ओके रशिया के डेलीगेशन ने खुद नहीं आए जी, लेकिन टीयर 2 डेलीगेशन आई है उनकी। ओके सर। फिर मगर फिर भी सर पुतिन सर के जो कुछ कंसर्न्स होंगे अगर वो नेगोशिएशन में नहीं आ पाए, जैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज, हर नेगोशिएशन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो होते ही है, वो कॉम्प्रोमाइजेस के साथ अगर पुतिन प्रेसिडेंट पुतिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा सर इसका एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है कि अगर सीनियर मोस्ट है वो कितने इन्वॉल्व है इसमें, वो एक सिंसियरिटी दिखाता है कि आप नेगोशिएशंस के लिए कितने सिंसियर हो। डिप्लोमेटिक वेट भी कम होता है। जी सर, और डिप्लोमेटिक क्या होगा और बताइए, एक दो मेरे को मुझे बताइए, कमिटमेंट का क्या सेंस लगता है आपको? जी सर, इसमें कमिटमेंट में भी कमी दिखती है कि जो रशिया है वो कितना ज़्यादा मतलब चाहता है कि सीज फायर हो या फिर कोई भी एक समाधान की तरफ पहुँचे। इसमें भी कुछ कमी दिख रही है क्योंकि थोड़ा सा कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी है क्योंकि अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मे बी रशिया अमेरिका के साथ बैठ के यूक्रेन में नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा होगा। तो ये सब कंसर्न्स भी दिखते हैं कि किसी चीज़ की नाराज़गी भी है शायद। ये तो खैर कंजेक्चर है कि नाराज़गी है कि नहीं है, जी उस लेवल पे तो नहीं कहा जा सकता ये सब। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। आप एक मिशन पे गए जी सर। और आप कमांडर हैं जी सर। और वो मिशन फेल हो गया, जी सर। क्या करेंगे? सर
पहले तो एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई, थोड़ा अपने जो साथ में जो टीममेट्स थे उनके साथ डिस्कस करके कमियां निकालेंगे और समाधान ढूंढेंगे और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे कि हमसे ये कमियां रह गई थी और ये यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना होगा और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाल के और अपने सीनियर्स से कहेंगे कि एक और मौका हमें मिलना चाहिए हमारी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फेलियर की कि अपने जूनियर्स पे डालेंगे? नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा जो भी। या आप रीजंस देंगे कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, रीजंस फॉर फेलियर देंगे कि एक्सेप्ट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं सर, जो ऑब्वियसली मेरी कमियां ही रही होगी इस वजह से फेलियर हुआ है, तो मैं वो तो बताऊंगा कि मेरी तरफ से ये कमियां रही थी और भी जो अन्य रीजंस थे वो सारे एक सारी चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं रिपोर्ट करूँ। ओके, थैंक यू। यस जनरली 3 तरह के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। यस सर। बीइंग ए बायोटेक के आप स्टूडेंट हैं, यस सर। आप ये बताइए कि फ्यूचर में कौन सा फ्यूल ज़्यादा कमर्शियली वायबल होगा इंडिया में? सर, गैसियस फ्यूल्स में ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू आता है क्योंकि हाइड्रोजन भी काफ़ी महंगा है और जनरली इन्हें कूल डाउन करना होता है। जैसे हाइड्रोजन काफ़ी लो टेम्परेचर में काम करता है, नहीं तो लीकेजेस के इशू होते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, एक थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है, तो गैसियस फ्यूल में मे बी इकोनॉमिक्स शायद फेवर ना करे। ओके। लिक्विड फ्यूल अभी सबसे ज़्यादा यूज़ में है और सॉलिड फ्यूल्स का सर अभी ट्रांसपोर्टेशन में सॉलिड फ्यूल्स तो शायद उतना यूज़ नहीं हो रहा है, तो मे बी लिक्विड फ्यूल आगे चलता रहेगा। मगर अगर कुछ ट्रांसपोर्ट में गैसियस फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ इनोवेशन होता है जो उसके प्राइसेस को कम कर पाए, ट्रांसपोर्ट प्राइसेस को, तो शायद गैस का फ्यूचर ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो बहुत सारी गाड़ियां ईवी आ रही हैं अभी, जी सर। है ना, बैटरी बेस्ड गाड़ियां आ रही, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही जी सर। इंडिया में, क्यों? सर, पहला तो अपफ्रंट कॉस्ट जो आ रहा है बैटरी का वो ज़्यादा है क्योंकि हम काफ़ी बैटरीज इंपोर्ट करते हैं और थोड़ा उनमें ड्यूटीज़ भी लगता है और ट्रांसपोर्ट मतलब चार्जेस होते हैं सारी, वो फैक्टर है। फिर एनवायरनमेंट इश्यूज तो उसमें भी है क्योंकि उसमें लेड का और जो दूसरे वेस्ट है उसका, जी उसके वेस्टेज भी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है क्योंकि अगर चार्जिंग स्टेशंस आपको हर कुछ 50 किलोमीटर में नहीं मिल पा रहे हैं तो रेंज का इशू आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी में जाना है 400-500 किलोमीटर की तो रिचार्जिंग प्रॉब्लम, रिचार्जिंग का अच्छा, इशू। एक चीज़ और बताइए, यूएवी का बहुत इस्तेमाल हुआ है अभी जो इंडो पाक कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें ड्रोन का, यूएवी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। जी सर। तो पहले बताएं कि वो कितने तरह का होता है, उसकी इंडोरेंस के हिसाब से, उसके टेक ऑफ के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? ऑफिशियली क्या टाइप्स है वो तो मैं अवेयर नहीं हूँ, मगर मैं बता सकता हूँ कि रेंज के हिसाब से भी कुछ होंगे। जो कुछ टेक ऑफ में जो जैसे एक हेलीकॉप्टर होता है वो एक अपनी जगह से बिना एक रनवे के टेक ऑफ कर लेता है, वीटॉल बोलते हैं उसको, सॉरी वर्टिकल टेक ऑफ। यस सर, वर्टिकल टेक ऑफ है, वर्टिकल लैंडिंग, यस सर, वीटॉल बोलते हैं, वीटॉल। ओके, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, थैंक यू। दूसरा कौन होता है? सर, जो एक रनवे में या फिर किसी तरीके से लॉन्च किया जा सके, कुछ ड्रोन्स होते हैं जिन्हें एक जैसे सर जैसे गुलेल होती है वो स्प्रिंग के थ्रू खींच के लॉन्च करती है, वैसे ही कुछ ड्रोन्स मैंने वीडियोस में देखे हैं जो एक लॉन्च छोटी मशीन होती है लॉन्च करने की, उससे लॉन्च किया जा सकते हैं। फिक्स्ड विंग होता है, सॉरी फिक्स्ड विंग होता है, फिक्स हवाई जहाज के जैसा होता है ना, जी 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 इसके विंग्स फिक्स्ड होते हैं। जी। मेनली 2 तरह के होते हैं। अच्छा, उसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, कितने प्रकार के पेलोड यूज किए जाते हैं उसमें? सर, इसके बहुत डाइवर्स कुछ बताइए अभी जो इस्तेमाल हुआ है सिंदूर में फॉर डिफेंस पर्पसेस। सर, सुसाइड ड्रोन्स भी हो सकते हैं और मिसाइल लॉन्चिंग ड्रोन्स भी हो सकते हैं
फिर सर्विलेंस के लिए भी उनका उपयोग किया जा सकता है। शायद कभी उसमें रेडार लगा के भी उसका उपयोग कर पाए, अभी तो शायद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हाइट में अच्छा, उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है ग्राउंड से? सर शायद इंफ्रारेड के जरिए होता है, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, चलिए कोई नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है? सर उसमें एक रेडार होता है जो कि एक रडार होता है। और उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कि एक ट्रेजेक्ट्री रेडार बता देता है कि कुछ कोई प्लेन्स या फिर जो भी उसमें इंटरसेप्ट हो रहा है वो आ रहा है, मगर उसकी ट्रेजेक्ट्री वो सारी चीज़ें पता करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। फिर कुछ मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं जो कि उस आकाश टारगेट। आकाश क्या क्या काम करता है बताइए। सर आकाश मिसाइल्स, ड्रोन्स और जेट जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उन्हें टारगेट करने के काम आ सकता है। इसके अलावा जो डायनेमिक टारगेट है जो घूमता रहता जी है, सर। दो तरह के टारगेट होते हैं। जी सर। एक फिक्स टारगेट होता है, एक घूमता हुआ होता है, मोबाइल होता है, डायनेमिक होता है। जी सर। तो फिक्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जिससे कि हम इंगेज कर सकते हैं, जी सर। लेकिन जो घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे इंगेज करें, किस सिस्टम से इंगेज करें? और इंडिया ने इस बार कौन सा ऐसा सिस्टम यूज किया है जिससे वो डायनेमिक टारगेट्स को इंगेज किया है? सर डायनेमिक टारगेट्स तो S-400 और आकाश दोनों शायद S-400 का मैं श्योर हूँ कि वो डायनेमिक टारगेट्स को एलिमिनेट कर रहा था, मगर आकाश भी शायद कर पाता है। और सर एक और एक एयर और एक 100% इंडिजीनियस क्या नाम है उसका? सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद एयर से रिलेटेड कुछ है। मैं अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये बताइए, जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से वैली में क्या इम्पैक्ट पड़ा है और उसको कैसे ठीक किया जाए, नॉर्मलाइज कैसे किया? इम्पैक्ट थोड़ा टूरिज्म में ड्रॉप आया है और लोगों की एक शायद जो परसेप्शन बना था कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है वो डिसरप्ट हुआ है। तो इसे दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। कैसे हो? पहले तो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि दोबारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त कर दिए गए हैं और हर जगह आर्मी का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा लोगों को, वहाँ के जो लोकल जनता है उनको अपनी बातें रखनी होगी कि हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना क्या, हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये जो अनऑफिशियल नॉन स्टेट एक्टर्स है जो वहाँ पे जो उन पे एलिगेशन लगाए जाते हैं वैसा इशू नहीं है और वहाँ बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ के। अगर ये मैसेज जनता तक पहुँचाया जा सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके, तो शायद वहाँ पे दोबारा टूरिज्म टेक ऑफ करेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा वहाँ के लोकल लोगों में। एक लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है अभी? आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी, आपके साथ राहुल जी, आपके साथ हमारा साक्षात्कार खत्म होता है और अब हम आपको कुछ फीडबैक देंगे आपको। जी सर। Okay, Rahul, firstly, you are well dressed. You have a good bearing, alert. You show good response to prompts. कुछ आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग करते हैं, आप उसको अच्छा पकड़ के रिस्पॉन्स दे पाते हो। जी सर। तो अलर्ट है आप, लॉजिकल है और स्टेबल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा काम करता है आपका। ये सब चीज़ें आपको एडवांटेज देंगी आपके इंटरव्यू में। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि शुरुआत में आपने कमलनाथ जी नहीं बोल के कमलनाथ बोला था, बाद में आपने जी लगाया। मैं भी तो हाँ, जरा इसमें चीज़ों में अलर्ट रहना है। जी सर। अपने से सीनियर्स और लोगों की इज्जत भाव से उनका नाम लेना एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। बालों को थोड़ा सा आपने लगता है काटना होगा, शॉर्ट करना होगा। जी सर। थोड़ा ज़्यादा बढ़े हुए हैं इंटरव्यू के हिसाब से। जी। और थोड़ा सा पीछे भी करेंगे आप, कोमिंग कर लेंगे
ताकि माथे के ऊपर बाल ना आए। ओके सर। शेविंग जरूर करके जाए आप, हम्म, शेविंग, अनलेस देयर इज सम रिलीजियस रीजन। मेडिकल रीज़न नहीं है सर। शेविंग के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं, मतलब मुझे जैसा बताया गया कि थोड़ा ज़्यादा ही यंग लगता हूँ या बच्चे जैसा लगता तो हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात मैच्योरिटी पेश करेगी, ना कि आपकी शक्ल। ठीक है सर, तो आपका सजेशन है कि मैं शेविंग करके जाऊँ? शेविंग करके ही जाना उचित होता है इंटरव्यूज में। जी सर। ठीक है, ऐसा ना भूलिए आप। अच्छा, टाई जो है एक कलर की पहनिए, इसमें डिज़ाइन ना हो, जैसे कि ये कलर है सिंगल कलर, सॉलिड कलर बोलते हैं। जी सर। ठीक है, और लंबाई को थोड़ा सा, टाई को उतना लंबा करें कि बेल्ट के ऊपर एज तक आए। ओके सर। ये ऑफ वाइट शर्ट पहनना बेहतर होगा। सर ये आज के लिए बस पहना हाँ, था। वैसे ध्यान रख लीजिएगा। जी सर। सॉक्स ब्लैक पहन ले। जी सर। लेसेस की लेंथ जो है थोड़ी सी शूज़ के हिसाब से, आई होल्स के हिसाब से बनाए, लंबे हैं लेसेस। ओके, थोड़ा छोटा करना। आपको फील हो रहा है? आई डोंट नो दैट what is the good थोड़ा length for। सा, एनीवे दिस इज लॉन्गिश देन Yes, sir. नेसेसरी। अच्छा, भैया शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये हमारे बड़े- भैया हैं, जी जी, भाई, बड़े भाई। हमारे बड़े भाई। जी सर। भैया नहीं बोलना है, क्या जी बोलना सर, है? भाई। बड़े भाई। और शब्दों को इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा सोच के ठीक से होगा। एक्सप्लेन करते समय बीच में बोलते हैं मतलब ये, मतलब वो, मतलब के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर भाषा में बोलिए। जी सर। यानी कि जब भाषा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो इस प्रकार के शब्दों का सपोर्ट लेना पड़ता है। फॉर्मल शब्दों का ज़्यादा। सरल और सिंपल भाषा में बोलिए, मतलब कहना की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। उसी माफिक वो होगा, ये होगा, क्लियर बात करिए जो होगा। जी सर। अच्छा, और आपसे कोई, ये कैमरा के बाद बताऊंगा मैं आपको, जी सर। अभी फिलहाल इतना। सो थैंक यू। आप कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन आप पेपर नहीं पढ़ते। अगर आप पेपर पढ़ते तो बहुत सारे सवालों का सही जवाब देते आप। जैसे सर ने क्रिकेट के बारे में पूछा, आपने नाम ही नहीं बताया, जबकि आप क्रिकेट खेलते हैं। सूर्यवंशी है, आयुष है, वैभव है, ये सब नए नए कैंडिडेट रोज पेपर में आ रहे हैं, इनके नाम आ रहे हैं। तो मैं तो आईपीएल उतना फॉलो नहीं नहीं, करता। कोई नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, इसी में नहीं और भी चीज़ों में। जी सर। जैसे मैंने पूछा आपका, आकाश का पूछा, इसका पूछा, तो आपको थोड़ा सा पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज जो है वो अपडेटेड रहेगा, फीचर्ड रहेगा, टू द पॉइंट बोल पाएंगे आप। नहीं होगा तो फिर हम हर बार प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते आपको। यहाँ तो खैर हम मॉक इंटरव्यू था, लेकिन एक्चुअल इंटरव्यू में कोई प्रॉम्प्ट करेगा नहीं आपको। जी सर। आपको हर बार फिर या तो चक्कर लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। जी। तो थोड़ा सा आप को ब्रशअप कीजिए, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, बॉर्डर्स हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, आप क्रिकेट खेलते रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है अभी आज के डेट में, इस ऑफ सिंदूर में इंडिया ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जी सर। वो मैंने आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने ड्रोन के बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछा, है ना। वर्टिकल टेक ऑफ क्या होता है, फिक्स्ड विंग क्या होता है, पेलोड्स क्या होते हैं, ठीक है। जी तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा जी। एक दो बातों को मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपने, चूंकि आपने पेलोड से पूछा, आपको सबमर्सिबल पंप के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जी सर। मैं ठीक है ना, और डिफरेंट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स हैं, सबमर्सिबल पंप की दुकान है कायदे से, जी सर। तो इसका ध्यान रखिएगा। पहला तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, मैं देखिए आपका ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, जी सर। मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें जो जैसे आप जवाब दे रहे हैं वही चीज़ आप वहाँ भी ना जवाब दे दें, मुझे उसका थोड़ा बैसेस है, एप्रीहेंशन है। अब आपने लिखा है प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, वाइस कैप्टन ऑफ आईटी दिल्ली हॉस्टल क्रिकेट टीम, ठीक है। तो आप क्रिकेट से, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आपने सर को जवाब दे दिया कि मैं उतना आईपीएल के विषय में जानकारी नहीं है। नाउ दिस इज द मोस्ट अनसैटिस्फैक्टरी आंसर दैट आई कम अक्रॉस, एंड यू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो चीज़ नहीं जानते हैं वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं होता है ना, डिस्क्रेशन होता है, आप चुप रह जाइए बैठ करके, है नहीं जानते हैं, ख़त्म हो गई बात है। बट एक्सपेक्ट किया जाएगा। आपका इंटरव्यू कब है? आपका है 19th को है सर, परसों है। परसों, तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिकेट के विषय में तो देख लीजिए बैठ करके, आईपीएल हो चाहे कोई गेम हो, T20 हो, T50 हो, जिस तरह से आप कर लें बैठ करके है।
तैयारी कर लीजिए, जी सर। क्योंकि आप इसमें एब्जॉल्व नहीं होंगे। आप होता है ना कि ये क्षम्य है, क्षम्य नहीं है, तो कुछ जी। चीज़ें होती हैं क्षम्य नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट लिख दिया है जी और सर। आप कॉलेज में भी कालांतर से खेल रहे हैं बैठ करके और प्ले और वॉच कर रहे हैं, माने वो आपका जो इंटरेस्ट वेन आउट नहीं हुआ है। आप समझे मेरी बात को? जी सर। तो इसको तैयारी कर लीजिए। जी। अखबार पढ़ने की बात जो कर रहे हैं, अखबार कब है? परसों इंटरव्यू सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ? सेकंड हाफ में है सर। अखबार पढ़ के जाइए, उस दिन का अखबार पढ़ के जी जाइए, सर। ठीक है ना? जी। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? द हिंदू ही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी पढ़े, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अखबार नहीं पढ़ते। जैसे मैंने आप एथनॉल के बारे में पूछा, इस सकता पूछ रहा था, आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको पढ़ कर जाएँ और तो मनन करें। दूसरा है कि आप बहुत जगह आप शायद का इस्तेमाल करते हैं। शायद जो हमेशा लगता है, एक आध बार शायद हो सकता है कि लेट अस से यू डू नॉट नो द क्वेश्चन बट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, जी सर। बट कम से कम आपके साथ जो हमारा जो साक्षात्कार हुआ, तो कम से 5 बार 6 बार शायद का मेरे साथ जो आपसे बात हो रही, उसमें आप 2 बार शायद उसमें भी आप कह चुके हैं बैठ करके। जी। शुरू में शायद इसमें शायद नोट कर लिया था, वो शायद फिर बॉल्स्टर यहाँ से, तो आप ध्यान रखिएगा। जी सर। देखिए होता क्या है ना कि नोबडी इज एक्सपेक्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, बट इन केस यू डू नॉट नो, कहीं समय नहीं मालूम है, आप शायद क्यों लगाते हैं इसको है। जी सर। जहां कभी का है कि कैन आई हज़ार्ड अ गेस क्या मैं इस मामले में, तो शायद इसका, तब तो ठीक है, आप पूछ कर बताएंगे सर शायद का ये होगा, जी मैं सर। क्या गेस कर सकता हूँ। जी। मे से गो है, बट डोंट ट्राई टू गेस, जी सर। इधर यू नो द आंसर, नॉट नो द आंसर। क्लियर हो गया इस बात को? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है खास करके कि आप काफ़ी मेथोडिकल हैं, आपके आंसर करने का स्टाइल मुझे अच्छा लगा। हर एक को आप क्रम वाइज लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी से है, बहुत अच्छी बातें हैं। और जहाँ छिंदवाड़ा की बात है, आपसे पूछा भी गया था, बहुत सारी चीज़ बताया, तो जितने भी समस्या होंगे आप क्या कर लीजिए बैठ करके, समय कम है, आप एक बार, और आप मेधावी छात्र हैं, मेधावी आप समझते हैं ना, you are brilliant student in fact, 9.2 out of 10, 90.6 and 6.64 out of 10, which means there's consistency in your scoring. कभी का होता है बहुत ज़्यादा आ गया, उसके बाद बहुत कम आया, तो नहीं, आप कंसिस्टेंटली, एंड यू आर फ्रॉम सच ए वंडरफुल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, आईटी दिल्ली से है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि जब एक अच्छे कैंडिडेट आता है और अच्छे यूनिवर्सिटी से आता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आता है, तो लोग ये देखते हैं हम इसको कितना अधिक दे सकते हैं, वो टेस्टिंग होती है, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। जी सर। तो आपको एक अच्छा आपको एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना, जो 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 जंपिंग बोर्ड होता है ना, जंपिंग बोर्ड आपको बेहतर मिला हुआ है। जी सर। लेकिन इस बोर्ड को प्रूव करना पड़ता है। जी। ये मत सोचें आईआईटी दिल्ली टैग से आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, नो, जी। दे नीड टू प्रूव दैट आई एम फ्रॉम आईआईटी एंड आई डिजर्व टू बी रैंक बेटर देन अदर पीपल। हाउ डू डू दैट? जी। बाय आंसरिंग वेल। जी। ये तो चीज़ और कोई तरीका तो है नहीं बैठ करके है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी खास करके है कि आप एक काम कर लें, समय आप लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आप जितने सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2 तरफ से पूछे जाएंगे, एक डैफ से पूछे जाएंगे और एक क्या कहते हैं करंट अफेयर पूछे जाएंगे। जितने भी टॉपिक आपको 30-35 टॉपिक इधर मिले, 30-35 टॉपिक उधर मिलेंगे, उसको आप लिख लें, टॉपिक्स लिख लें आप बैठ करके। जी सर। तो आपने किसी और ने कहा, नेपोलियन के बात आपसे नहीं किसी और से हो रही थी, तो आप फोकस कर पाएंगे। तब आप उसका एक माने होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि रियलिटी चेक होता है जी। या कहते हैं हैव यू चेक द बॉक्सेस, कहते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जितने टॉपिक्स आपका लगेगा नहीं साहब ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, जी सर, जो आपकी इनसे कंसर्न है। देखिए अल्टीमेटली क्या है कि पूछा कुछ भी पूछा जा सकता है। एक है प्रिपेयर्ड मेंटली एंड स्कॉलरली प्रिपेयर्ड। अब 2 दिन में कोई विशेष प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन मेंटल चेक में हो सकता है कि आपको मान लें आपने छिंदवाड़ा में आपने अच्छा जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ बताई बैठ करके, आपने ट्राइब के बारे में बताया, अब एक PVGL है कुछ कहा था, PVT जी, PVT, तो वो वर्ड हम नहीं जानेंगे। जी सर, इसमें मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ क्या है, तो आपको फुली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जी सर, आप लिंगो में चले गए बैठ करके, वहाँ के लोग सब जानेंगे PVGL है जो भी है क्या होता है, हमारे लिए बैठ नहीं जानेंगे। तो आपको तो कम्युनिकेशन क्या होता है, that you should be able to communicate in a manner which I am able to appreciate. yes sir, yes. क्लियर हो गया इस बात जी को सर। ना? तो जितने टॉपिक्स हैं इनसे दोनों तरफ से आप उस टॉपिक को पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जी सर, और उसको मनन कीजिए बैठ करके, उस टॉपिक को मनन करना शुरू कीजिए, जी, ठीक है ना? जी सर, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, कोई कॉन्ट्रीव्यू ये है और वे अहेड क्या है। जैसे हमने आपसे पूछा खास करके 2 चीज़ों पर आपसे पूछा हमने खास करके कि साहब सब क्रिकेटर जब रिटायरी कर जाएं तो काम कौन करेगा। जी, तो आपने जवाब तो
आपने कहा नहीं साहब ऐसे भी है, जब ये तेंदुलकर साहब भी गए और क्या नाम है, और क्या नाम बता रहे हैं, गावस्कर साहब भी गए, तो फिर नए क्रॉप तैयार हो गया। तो सर ने पकड़ा कि आपने अखबार पढ़ा नहीं है बैठ करके तो हम तो जानना चाहिए बैठ करके। आप समझ मेरी बात को ना, ऐसे लिंक होता है। तो आप एक बार आप रियलिटी चेक कर लेंगे, आप पे कैपेसिटी। तो मैं आपका एथनॉल इस सब पर भी मैं जो पूछ रहा था, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई स्टेज 2 वाला, स्टेज 1 में सब खत्म हो जाएगा, भाई फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड होगा, शुगर सिक्योरिटी अफेक्टेड हो जाएगा। 2 दिन पहले अखबार में आया भी, ये चीज़ आया है। लेकिन कैसे टेस्ट कैसे हो रहा है, सब चीज़ों को हम आपको कोरिलेट कर रहे हैं बैठ करके, समझ गए ना। तो वो जब कर लेंगे तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको मेरी तैयारी है ही बैठ करके। देखिए तैयारी का बहुत तरीका होता है, एक तो होता है कि याद करते हैं, एक होता है उसको रिविजिट करते हैं, एक होता है मानसिक तौर पर उसको करते हैं, रिवीजन रिवाइज करते, 2 तरीके होते हैं, लिख कर भी करते हैं, पढ़ कर भी करते हैं, और वो कहते हैं कि फोकस करके थिंक करके भी करते हैं। आप ऐसे थिंक करने का है, you don't know most of the answers but you do that और टाइम कम है। I will not suggest you keep on writing the answers because you hardly have time और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन टॉपिक जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ऑल ऑफ अ सडन कोई पूछ दे आप सीआईएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जानना चाहिए। वहाँ आंसर मत तैयार, जैसे आप कहते हैं ना कि हम सबको सलाह देते हैं कि परीक्षा हॉल में जाकर तैयारी नहीं करनी है, तैयारी तो घर पर जाकर करो, वहां जाकर आपको डिलीवर करना। I hope you are able to get to appreciate what I'm trying to tell you. Yes, sir. तो आप इसको कीजिएगा, आप अच्छा करेंगे बैठ करके। यू आर वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। आपका पहला इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू है ये? पहला इंटरव्यू। तो आप यू शुड बी एबल टू मेक इट, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप उसका फायदा उठाएं।